ननद ने कहा, मैं माँ का नहीं भाभी का साथ दूंगी। दिव्या परिवार की लाडली बिटिया थी, या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। दिव्या के दादाजी दिव्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें दिव्या की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी उसकी शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में दिव्या का ससुराल ढूंढते, लेकिन दिव्या को शादी के नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी दिव्या के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसीलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त हरिप्रसाद से मिलने लखनऊ की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वे लखनऊ पहुंचे तो हरिप्रसाद जी ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 12 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वो भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे हरिप्रसाद जी के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला, बंगले के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में हरिप्रसाद ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले हरिप्रसाद के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते दिव्या के दादाजी अपने दोस्त के बंगले पर पहुंच ही गए। गाड़ी के हॉर्न की आवाज के साथ ही हरिप्रसाद घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख दिव्या के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता करने के बाद हरिप्रसाद जी ने दादाजी से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो हरिप्रसाद के हाथ में सौंप दिया। हरिप्रसाद भी अपने बेटे विहान के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को भी पसंद आने वाली दिव्या बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। हरिप्रसाद इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा आ गया। विहान ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विहान के जाने के बाद हरिप्रसाद ने अपने दोस्त से विहान और दिव्या के संबंध के लिए पेशकश की। दिव्या के दादाजी को लगा जैसे हरिप्रसाद ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का न्योता देकर दादाजी घर की ओर निकल गए। विहान को फोटो दिखाया गया। उसे दिव्या बहुत पसंद आई, लेकिन विहान की माँ उसकी शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। फिर भी विहान के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विहान और दिव्या की शादी हो गई। ससुराल में दिव्या के सास ससुर, विहान के बड़े भैया भाभी और दिव्या की ही उम्र की एक ननद थी विधि। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण दिव्या ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी सारी कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह दिव्या के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विहान ने दिव्या से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना ही मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। दिव्या ने हर मुमकिन प्रयास किया सासू माँ का दिल जीतने का, पर सास के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। दिव्या की ननद जरूर अपनी माँ से दिव्या भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। दिव्या और विहान को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय दिव्या के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। दिव्या का दर्द आंसू बन के बहने लगा था। ससुराल में उसे संभालने वाला कोई नहीं था और विहान और उसके पापा ने दिव्या को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन विधि कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। ना चाहते हुए भी दिव्या को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ विधि के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई।
उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में विधि ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में विधि के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने विधि से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी विधि के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी विधि ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? विधि ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी विधि की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। विधि को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले विधि ने सभी को संबोधित कर कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उसकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। विधि का इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दिव्या की सास सिर झुकाए बैठी थी और उनकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। इस दुनिया में हर इंसान दुनिया की सोच बदलने की ताकत रखता है। हर घर में विधि जैसी ननंद हो तो भाभी को कभी ससुराल में अपनों की कमी महसूस नहीं होगी। ननंद भाभी का पवित्र रिश्ता 2 बहनों जैसा भी हो सकता है, बस सोच को थोड़ा बदलना होगा। आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।